नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने 59 तक क्वेश्चन आंसर देख लिया है। अब 60 से देखेंगे क्योंकि ये 600 प्लस हैं, 600 से ज़्यादा हैं, तो थोड़े थोड़े में ही देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान में कर्तव्यों को अधिकारों की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है। और दूसरा कह रहा है, संविधान में अधिकारों पर अधिक महत्व दिया गया है जबकि कर्तव्यों पर नहीं। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, यहाँ दोनों सही हैं, लेकिन आर इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है, वही चीज़ है। अगला है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। पहला है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा, बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण प्रदान करना। तीसरा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। चौथा कह रहा है अस्पृश्यता निषेध। तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें 1, 2 नंबर ही होंगे। अगला कह रहा है, अनुच्छेद 17 में उल्लिखित मूल अधिकार अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी, ठीक है, के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। संसद द्वारा अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया। दूसरा कह रहा है, 1974 में यह संशोधित होकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है? सही कूट का चयन करें। तो इसमें केवल 1 नंबर सही है। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन से सही हैं? पहला है, इस अनुच्छेद में दिया गया मूलाधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और विभिन्न मामलों में नजरबंद किए जाने से रक्षा करता है। दूसरा, यह मूलाधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। तीसरा, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्हें किसी निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। और चौथा है, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार विदेशी शत्रु के लिए नहीं है। इसमें 1, 2 और 4 आंसर हो जाएंगे सही, केवल 3 को छोड़ करके। अगला है, निम्न में से किन आधारों पर राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है? तो इसमें प्रजाति कह रहा है, प्रजाति और धर्म, लिंग। तीसरा है राष्ट्रीयता और वर्ण। चौथा आयु और मूल निवास। तो इसमें 1 और 2 यानी प्रजाति और धर्म तथा लिंग के आधार। 65 नंबर है, अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार से निम्न में से किन लोगों को छूट प्रदान की गई है? राष्ट्रपति, राज्यपाल। दूसरा है राजदूत, विदेशी शासक। तीसरा संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक। चौथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इसमें केवल चौथा नंबर छोड़ करके बाकी सब होंगे। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो दोनों यहाँ तो आंसर दिया हुआ ही है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अगला है, अनुच्छेद 14 के तहत वर्गीकरण की गई शर्तें होंगी। पहला नंबर, वर्गीकरण बोधगम्य विभेद पर आधारित होना चाहिए। वर्गीकरण उचित होना चाहिए। वर्गीकरण में विभेद का अधिनियम के उद्देश्य के साथ युक्त संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शनीय होना चाहिए। तो इसमें 1, 2 और 3 नंबर होंगे, चौथा को छोड़ करके। मंडल आयोग की रिपोर्ट के निम्नलिखित संस्तुतियों पर विचार कीजिए। क्रीमी लेयर का विचार दिया गया है। दूसरा, पिछड़े वर्ग की पहचान मात्र एक आर्थिक आधार पर नहीं की जा सकती। तीसरा, 50% के सामान्य नियम से अधिक आरक्षण किसी भी दशा में नहीं हो सकता है। चौथा, केंद्र व राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के संबंध में जो नई कसौटी बनाएंगे उनके संबंध में विवाद उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में उठाया जा सकेगा। तो दोस्तों, इसमें पहला और दूसरा नंबर हो जाएगा आंसर। अगला है, अनुच्छेद 51 के क में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में आए हुए पद सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर से अभिप्राय है हिंदी भाषा और साहित्य से, हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य से, संस्कृत भाषा और साहित्य से, या 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषा व उनके साहित्य से। तो 2 नंबर ही आंसर हो। 70 नंबर का रहा, मूलाधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है?
अ नंबर, निदेशक सिद्धांतों को मूलाधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ब नंबर, मूलाधिकारों की अपेक्षा निदेशक सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। स नंबर, निदेशक सिद्धांतों की अपेक्षा मूलाधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों 100 नंबर आंसर होगा। अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित अधिकारों में निम्न में से शामिल है, इसमें शामिल है। पहला, मृत्यु या आत्महत्या का अधिकार। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रहने का अधिकार। तीसरा, एकांतता का अधिकार। और चौथा, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ चारों हो जाएंगे, ठीक है आंसर। अगला, अनुच्छेद 24 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा या से अधिनियम लाए गए हैं? बालक श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1953 या बाल संरक्षण अधिनियम 2006। तो दोस्तों 1, 2, 3 आंसर होंगे, यानी बालक श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1984 और खान अधिनियम 1953। अगला है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, जो एक रीट है पांचों में से ना, मैंडेमस हेबियस कॉर्पस में से एक है प्रतिषेध नामक रीट जारी करने के पीछे उद्देश्य नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। अवर यानी लोअर, न्यायालय को अपने अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य करना। दूसरा, अच्छा आंसर दिए हुए है तब तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारियों की सीमा निर्धारित करना। तो 1 नंबर आंसर होगा। अगला है सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 84 का अ, दूसरा अनुच्छेद 42, तीसरा अनुच्छेद 43 और चौथा अनुच्छेद 41। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि 48 का अ किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से। और 42 तो एकदम ये प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम। 43 हो जाएगा औद्योगिक नियोजन अधिनियम और 41 हो जाएगा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गारंटी ले ली। 25 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मोनी तथा भ्रातृत्व ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करना। दूसरा, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें। चौथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से अनुकूलन नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 सभी आंसर होगा। उत्प्रेषण रीट यानी सर्टियरी, आप जो पढ़ो मैं तो सर्टियरी कहती हूँ। तो इसके अनुसार संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्प्रेषण रीट यानी सर्टियरी ऐसे निकाय के विरुद्ध जारी होती है जिसमें विधिक प्राधिकार लीगल अथॉरिटी निहित हो तथा यह प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध या घरेलू अभिकरण डोमेस्टिक एजेंसी के विरुद्ध जिसे संवैधानिक शक्ति नहीं हो जारी नहीं की जा सकती। दूसरा कह रहा है उत्प्रेषण रीट जारी करते समय न्यायालय अपीली अधिकारिता का प्रयोग करता है, अधीक्षण अधिकारिता यानी सुपरवाइजरी जुडिशरी का नहीं। तीसरा कह रहा है एक उच्च न्यायालय की पीठ उसी न्यायालय की दूसरी पीठ को उत्प्रेषण रीट जारी नहीं कर सकता। चौथा कह रहा है एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि सही कथन कौन है? तो दोस्तों इसमें 1 नंबर और 2 नंबर सही कथन हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना लंबा फिर से तो पढ़ के नहीं ये करेंगे, आप देख लेना एक बार। अगला है लोकहितवाद, जिसे हम PIL कहते हैं, ऐसे संबंधित निम्न तथ्यों पर ध्यान दें। इसका मूल उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं न्यायालय न पहुंच सकने की स्थिति में भी उसे न्याय प्रदान करना है। दूसरा, भारत में इसको प्रवर्तित करने का पूरा श्रेय जस्टिस भगवती को है। तीसरा, इसके द्वारा शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर संबंधित सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चौथा, ताजमहल के संरक्षण से संबंधित वाद MC मेहता बनाम भारत संघ मूल रूप से लोकहितवाद से ही प्रारंभ हुआ था। तो इसमें कह रहा है कि कौन से सही हैं? तो 1 नंबर और 2 नंबर इसमें भी सही होगा। अगला कह रहा है अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ब्रिटिश संविधान में प्रयुक्त विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को स्वीकार करते हुए यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल हुआ है।
दूसरा, संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पद को शामिल किया गया है। तीसरा, इसमें स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं के संदर्भ में ही व्याख्यायित किया गया है। तो क्या कह रहा है कि सही कथन का चयन करें, तो दूसरा नंबर सही है। 79 नंबर 79 नंबर कह रहा है अनुच्छेद 31 का संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में उपबंध है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अर्जन यानी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, निगमों का समामेलन अमेलगेमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, निगमों के चौथा है निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं सचिवों को मत देने का अधिकार। उपयुक्त में से सही है, कौन से सही हैं? तो दोस्तों 1 2 3 4 सभी सही हैं। 80 नंबर का है 80 नंबर अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र या उससे किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा लिपि संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा कह रहा है राज्य द्वारा पोषित यानी राज्य निधि स्टेट फंडेड से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर ही वंचित किया जाएगा। इसमें से कौन से सत्य हैं? तो 1 नंबर सत्य है। अगला है समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के लिए यह एक बाध्यकारी स्थिति है कि समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पर लागू की जा सकती है। दूसरा कह रहा है समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 3 में दिया गया है। चौथा, समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। और चौथा कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि 10 वर्ष की अवधि में समान सिविल संहिता सभी पर लागू कर दी जाएगी। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें से तीसरा नंबर सही है, बाकी सब नहीं है, केवल तीसरा नंबर हम लोग सही कर देंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित मूलाधिकारों पर विचार करें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दूसरा कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तीसरा, अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। चौथा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो 1 2 और तीसरा नंबर केवल भारतीय लोगों को ही उपलब्ध है। 83 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आ गया कथन कारण। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य वास्तविक लोकतंत्र के लिए सामाजिक तथा आर्थिक आधार प्रदान करना है। कारण कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केवल निर्देशन मात्र हैं जिन्हें सरकार की नीति निर्मित करते समय ध्यान में रखना पड़ता है तथा उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी 2 नंबर ही होगा। अगला है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं है। कह रहा है राज्य धार्मिक वृत्तियों से जुड़े हुए आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक व अन्य धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप का विनियमन कर सकता है। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अनुरक्षण के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का अधिकार है। चौथा कह रहा है किसी धार्मिक संप्रदाय द्वारा एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन, अनुरक्षण देने के लिए विनियोजित की गई विधियों पर कर नहीं लगाया जा सकता है। तो यही सही नहीं है, 2 नंबर। ठीक है, अगला कह रहा है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, लंबा है पढ़ लीजिएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तीसरा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। चौथा है अस्पृश्यता का अंत। तो केवल आप अस्पृश्यता का अंत याद रखिएगा तो कैसे होगा, है ना? तो अस्पृश्यता का अंत तो अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। तो देखते हैं, हाँ अनुच्छेद 17 तो है, तो डी चला जाएगा 4 में। नीचे से देख रहे हैं तो फिर सी को देखेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो यह तो हमें पता ही है कि अनुच्छेद 22 में मिलेगा। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, यह अनुच्छेद
24 में मिलेगा, और अंतिम जो बच गया अंतिम में लगा देंगे, ये 2 नंबर में आ जाएगा। तो इस तरह आंसर देख लेंगे। 85वां नंबर है सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय में कौन कौन से आते हैं? तो केंद्र सूची में जनगणना आ जाएगा, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में क्या आएगा बताइए? समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आएगा, और अवशिष्ट विषय में आ जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल क्या क्या करेगा? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचारार्थ लौटा सकेगा। तो दोस्तों यह सभी कर सकेगा, यानी 1, 2, 3 आंसर होगा। निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भाग 18, भाग 20, भाग 16 और भाग 17। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, ठीक है। भाग 16 में कुछ ये आएगा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, और भाग 17 में राजभाषा है। तो ये और ये, ठीक है। 3 और 4 यानी भाग 16 और भाग 17 सुमेलित नहीं है। अगला कह रहा है सुमेलित करें। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य और संघ के मंत्री, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेगा। संसद के सदस्य ये क्या करेंगे? कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे। 90 नंबर कह रहा है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो फिर से ब होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 91 नंबर कह रहा है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का अर्थ होता है नंबर ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो। दूसरा, ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो। तीसरा, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। चौथा, शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। तो इसमें 100 नंबर सही होगा। 93 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अग्रता सूची का सही क्रम है? सही क्रम तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ना ये तो नहीं है। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों यही सही क्रम है ब नंबर। 93 नंबर कर रहा है भारत के लोक वित्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अधीन है। दूसरा, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए सिंचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है। तीसरा, रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों एवं संवितरणों की भांति ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो यह तो तीनों सही हैं। 94 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओयो आगे हो इतने लंबे। यदि धन विधेयक से इतर कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे पुनः संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना पारित कर दिया जाता है और पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर अनुमति की घोषणा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, भू सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन के प्रयोजन से कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसे किसी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती है। तो कह रहा है इनमें से कौन से सही हैं? तो दोस्तों ना ही एक सही है ना ही दो, यानी दोनों
गलत है। यहाँ 25 नंबर कह रहा है जनजाति सलाहकारी परिषद के बारे में प्रावधान है। पहला, इसमें 20 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 सदस्य विधानसभा में एसटी वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा, इसका कार्य है कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट एसटी के कल्याण और प्रगति से संबंधित मामलों में सलाह दे। तीसरा, राज्यपाल को निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र को लागू नहीं होगा। चौथा, राज्यपाल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच भूमि के अंतरण के संबंध में विनियम कर सकेगा या बना सकेगा। उपयुक्त में से सही है। तो दोस्तों यहाँ 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला कह रहा है जब अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो भारतीय नागरिक प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता के लिए किस प्रावधान के तहत सुरक्षा कर पाएंगे। तो यहाँ 32 होता है ना, 32 अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसे हृदय भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो 39 अनुच्छेद 39 का ख, अनुच्छेद 39 का ग, अनुच्छेद 39 का क और अनुच्छेद 39 का अंग। तो दोस्तों इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि यही राज्य द्वारा करारोपण, बाकी सब तो सही है। 98 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार यदि किसी पंजीकृत दल का है तो उसका नामांकन पत्र उस चुनाव क्षेत्र के कम से कम एक पंजीकृत मतदाता के द्वारा समर्थित होना चाहिए। और दूसरा, मतगणना समाप्त होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को विजयी घोषित करता है। तो इसमें से कौन सत्य है। तो दोनों सत्य है ना। अगला कह रहा है विधायी मामलों में केंद्र को राज्य से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ये देखिए मक्खी रानी भी आई है। पहला है इस संघ सूची में अधिक और महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। दूसरा, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र की स्थिति राज्य से शक्तिशाली है। तीसरा, अवशिष्ट विषयों पर केंद्र का एकाधिकार है। चौथा, राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र द्वारा कुछ परिस्थितियों में कानून बनाना संभव है। तो इसमें क्या कह रहा है, पांचवा भी है। ओ नो, राज्य के कुछ अन्य विधेयकों पर भी राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति का नियंत्रण हो जाता है। तो सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सभी सही हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 अंतिम तक। ठीक। 100 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान को संसार का सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता। पहला, विभिन्न प्रकार के आपातकालों पर विस्तार से विचार किया गया है। दूसरा, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों पर कानून बनाता है। तीसरा, यह सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता के विषय में और उसके समाप्त होने के विषय में निर्देश देता है। चौथा, इसमें न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार है बल्कि इन पर लगे निषेध भी विस्तार से दिए गए हैं। तो कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ 3 को छोड़ करके सभी हो जाएंगे आंसर में। अगला कह रहा है दबाव समूह तथा राजनीतिक दल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभेदक कारक है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित है जबकि राजनीतिक दलों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। दूसरा कह रहा है दबाव समूह सक्रिय राजनीति शक्ति की आकांक्षा नहीं करते जबकि राजनीतिक दल करते हैं। तो आंसर तो यही हो जाएगा। अगला है NRIS द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्त या शर्तों में से कौन सी पूरी की जानी ही चाहिए, एकदम मस्ट। पहला है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना ही चाहिए। दूसरा, NRIS चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या नहीं मत देने के पात्र हैं। तीसरा कह रहा है पात्र NRIS को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होता है। तो यहाँ तीसरा नंबर आंसर होगा। 103 नंबर सरकार के स्तर तथा विधायी शक्ति के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, सही नहीं मैच है। केंद्रीय सरकार, संघ सूची, स्थानीय सरकार, अवशिष्ट शक्तियाँ, यही गलत है। ठीक है, यही सम्मिलित नहीं है। 104 नंबर कह रहा है एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से एक नहीं है।
पहला नंबर है, यह विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को कम करता है। दूसरा, बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपता। तीसरा, चूंकि सरकार की नीतियों से सभी प्रभावित होते हैं अतः देश के शासन में उनकी सलाह ली जानी चाहिए। चौथा, यह निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाता है तथा देश की एकता की संभावना को उन्नत करता है। तो इसका आंसर 2 नंबर ही होगा। 105 नंबर कह रहा है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है? ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा, गांधी जी के विकेंद्रित राज्य के विचार का कार्यान्वयन। तीसरा, सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण। चौथा, समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को संवर्धित करना। तो केवल आ नंबर आंसर होगा। 106, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? देश में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा, देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता। चौथा, कोई व्यापार या वृद्धि करने की स्वतंत्रता। तो यह होगा, देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता। 7 नंबर कह रहा है, 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंधों के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल क्या होगा? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तीसरा, विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये हो क्या है, क्या क्यों याद आ रहा है? 1, 2 और 3, ये तीनों आंसर होंगे। नीचे दिए गए कूट, अच्छा ये तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का अंत। तीसरा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। चौथा, कारखाने और खान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो यहाँ 1 नंबर और 4 नंबर आंसर होगा। कामराज योजना वह योजना थी जो 1963 में निरूपित की गई। तत्कालीन संघ कैबिनेट मंत्री द्वारा जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक नया संविधान प्रस्तावित किया गया। दूसरा, मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जिसके द्वारा वरिष्ठ मंत्रीगण को सरकार छोड़कर दल के कायाकल्प के लिए कार्य करने के लिए कहा गया। तीसरा, मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जिसके द्वारा दल के कार्य के लिए चंदा प्राप्त करने के लिए नया सिद्धांत समुच्चय प्रस्तावित किया गया। चौथा, मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा भारत से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए वर्ष 1900 कहाँ आधा ही छोड़ दिया है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, इसमें मद्रास वाला हो जाएगा 2 नंबर। मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जिसके द्वारा वरिष्ठ मंत्रीगण को सरकार छोड़कर दल के कायाकल्प के लिए कार्य करने के लिए कहा गया। अगला कह रहा है, वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को A, B, C तथा D कोटि में विभाजित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं। अ है, मुख्य आयुक्त कोटि A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। राज प्रमुख कोटि B राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। राज्यपाल कोटि C तथा D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। ब नंबर कह रहा है, राज प्रमुख कोटि A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। मुख्य आयुक्त कोटि B तथा C राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। राज्यपाल कोटि D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। तो ब नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए। ये तो सही है। राष्ट्रपति विधान के लिए प्रस्तावों में संबंधित सभी सूचना मांग सकता है। यह भी सही है। राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है। बिल्कुल। चौथा है, संघ के कार्यों के प्रशासन मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संसूचित किए जाने चाहिए। यह भी सही है, यानी 1, 2, 3, 4 सही ही ना पूछ रहा है? हाँ, सही ही पूछ रहा है। अगला है, भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में क्या है? समापन यानी क्लोजर शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों, यह निर्दिष्ट करता है विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है।
113 नंबर है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण उन व्यक्तियों की सेवा के बारे में विवादों और शिकायतों का न्याय निर्णयन करता है जो पहला है रक्षा बलों के सदस्यों को छोड़कर संघ के मामलों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हैं। दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के पदधारी और सेवक हैं। तो इसका आंसर आगे नहीं पढ़ेंगे, यही हो जाएगा और नंबर। ठीक है, चलिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।